नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास की। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो हमारा पहला टॉपिक आता है वह है छत्तीसगढ़ में पाषाण युग, या फिर छत्तीसगढ़ में बोल सकते हैं पाषाण काल की शुरुआती चरण। ठीक ना। छत्तीसगढ़ में भी आपका, जैसे कि आपको पता होगा, भारत है। भारत में आपके बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं जो कि पाषाण काल की ओर क्या करते हैं, इंगित करते हैं। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण साक्षी रहा है। और छत्तीसगढ़ से भी पाषाण काल से संबंधित बहुत सारी आपके अभिलेख, शिलालेख और साथ ही हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे प्रमाण मिले हैं जो कि हम लोगों को पाषाण काल की ओर इंगित करते हैं। तो चलिए इन्हीं को हम लोग आज डिटेल से पढ़ने का शुरुआत करेंगे। और कुछ आप लोगों को दूसरे बुक्स वगैरह में जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उन चीज़ों को मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक ना। जो जनरल बुक मिलता है उनमें ये फैक्ट नहीं दिए हैं। हाँ, अगर आप ग्रंथ अकेडमी के बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपको ये फैक्ट वगैरह मिल सकते हैं। वैसे मेरे को पता है ज़्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं वो ग्रंथ अकेडमी के बुक को देखते ही बाहर रख देते हैं। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ व्यापम या फिर पीएससी में पूछे जाते हैं वो आपके सीधे ग्रंथ अकेडमी से आते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ अकेडमी के बुक को पढ़ने का कोशिश करें। और जो लोग सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो और किसी दूसरे बुक को रिफर ना करते हुए सीधा सीधा ग्रंथ अकेडमी के बुक को पढ़ें। इससे होगा क्या, इससे आपकी लेखन शैली जो है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। देखिए, मात्रा मिस्टेक वगैरह आपको ग्रंथ अकेडमी के बुक में मिल जाएगा, लेकिन जो उसका लेखन शैली है, अगर आप उस अंदाज से मेंस का पेपर लिखते हैं तो आपके ज़्यादा नंबर आने के चांसेस होते हैं। ठीक, क्योंकि जितने भी ग्रंथ अकेडमी के बुक हैं वो सभी आपके प्रमुख लेखक या पीएचडी होल्डरों द्वारा लिखे गए हैं। ठीक, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग भी ग्रंथ अकेडमी का बुक पढ़ें। ठीक, और हम लोग तो, मैं तो आप लोगों को खैर बताऊंगा ही कि आप लोगों को कौन कौन सा पार्ट है जो ग्रंथ अकेडमी के बुक में ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल जाएगा। तो इतिहास को हो सके तो आप लोग ग्रंथ अकेडमी के बुक से ही पढ़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपका कहाँ से आता है, ग्रंथ अकेडमी से आता है। ठीक, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं किसकी, छत्तीसगढ़ में पाषाण काल की। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आपका बगल में एक बेल आइकॉन आता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी डले आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में पाषाण काल। तो जैसे कि आपको पता है, जो भारत है उसमें आपका पाषाण काल कब से कब तक माना गया है। आपका ज्यादातर आप लोगों को डेट याद रखना है। ठीक ना। तो डेट का तो छत्तीसगढ़ में नहीं आएगा, फिर भी हम लोगों को जगहों को पूछता है। ठीक ना। यहाँ से आपके प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं, और खास करके मेंस में पूछा जाता है। मेंस में एक सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आता है मेंस के छत्तीसगढ़ के इतिहास से, वह है पूछता है कि आपको पाषाण काल से संबंधित 2 या 4 जगहों के नाम बताना है, या फिर आपको स्पेसिफाइड कर देगा। जैसे पाषाण काल को भी कितने भाग में बांटा गया है, आपका 4 काल में बांटा गया है। ठीक ना। आप लोगों को पता होगा पाषाण काल को भी 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला आता है आपका पूर्व पाषाण काल। ठीक ना। पूर्व पाषाण काल मतलब देखिए, सबसे शुरुआती जो होता है, ठीक ना, सबसे शुरुआती पाषाण काल को क्या बोला जाता है, पूर्व पाषाण काल। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आता है आपका उत्तर पाषाण काल, और उसके बाद आपका लास्ट में कौन सा आता है, नव पाषाण काल। ठीक, तो इस प्रकार से जो पाषाण काल है उसको 4 भाग में बांटा गया है। अब देखिए इसमें अंतर क्या था। तो जैसे हम लोगों को पता होगा, अगर आप लोग भारतीय इतिहास को बड़े गौर से पढ़े होंगे तो वहां आपको पाषाण काल से संबंधित ये चारों फैक्ट मिले होंगे।
और बेसिकली अंतर किस चीज का था, तो देखिए पूर्व पाषाण काल में हम लोग शुरुआती दौर पे थे, तो वहां ज्यादातर जो हम लोगों के हथियार थे, ठीक ना, ज्यादातर जो हथियार बने हुए थे वो किसके थे, पत्थर के थे। और सीधे सीधे हम लोग पत्थर को उठा के क्या कर लेते थे, प्रयोग में ले आते थे। ठीक, जैसे आप लोगों को पता होगा हम लोग क्या करते थे, एक पत्थर है कुछ ऐसा नुकीला हम लोगों को दिखा, तो हम लोग क्या किए, इसको औजार के रूप में मान लिए। इस पे कोई छेड़खानी हमारे द्वारा नहीं किया गया था, ये पत्थर है, इस पे कोई छेड़खानी हमारे द्वारा नहीं किया गया, और डायरेक्ट हम लोग क्या कर लिए, पत्थर से हथियार के रूप में उसका उपयोग करने लगे। ठीक, ये पूर्व पाषाण काल का है। उसके बाद मैं आप लोगों को औजार बेसिस में बता रहा हूं, इसी के साथ साथ और भी विकास हुए हैं, तो ज्यादातर जो है वो यहीं से शुरुआत होता है। और जैसे ही औजार का प्रयोग हम लोग सीखे, उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई, आग जलाना, कृषि करना, ये सभी हैं। तो मैं बेसिकली आपको औजारों का फर्क समझा रहा हूं। तो पहले में हम लोग क्या उपयोग किए, पत्थर का उपयोग डायरेक्ट कर लिए। जो हम लोगों को थोड़ा नुकीला पत्थर दिखा उसको हम लोग क्या किए, हथियार के रूप में, या फिर पत्थरों को ही बोल सकते हैं, ठीक ना, नुकीला भी नहीं, सीधा सीधा पत्थरों का यूज किस रूप में करने लगे हम लोग, हथियार के रूप में। ठीक, जबकि इसके बाद आप लोगों का आता है मध्य पाषाण। ठीक ना, तो मध्य पाषाण आते आते हम लोग फलक वाले पत्थरों का प्रयोग करने लगे, या बोल सकते हैं चपटे। ठीक ना, जो चपटे किस्म के थे उनका उपयोग हम लोग किसके लिए करने लगे, औजार के रूप में करने लगे। ठीक, उसके बाद आपका उत्तर पाषाण काल आते आते, देखिए उत्तर पाषाण काल आते आते हम लोग क्या किए, उस पे और थोड़ा सा डेवलपमेंट किए। देखिए पहले तो हम लोग किसी भी पत्थर को हथियार के रूप में उठाए, उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर जो नुकीला होता था उस टाइप के पत्थर को उठाए। ठीक, तीसरा में हम लोग क्या करने लगे, अपने हिसाब से उन पत्थरों को क्या करने लगे, बनाने लगे। ठीक ना, सिंपल सा है ये, कुछ ऐसा। ठीक, यानी कि हम लोग अब देखिए सिंपल सा, पहला में तो बिना किसी हथियार मतलब इस पे कोई छेड़खानी ना करते हुए सीधा पत्थर उठाए, दूसरा में थोड़ा नुकीला पत्थर उठाए, तीसरा में इस पत्थर को हम लोग और नुकीला कर लिए अपने मदद से। ठीक, तो ये तीसरे किस्म का था। और चौथा जब आता है, ठीक ना, तो चौथा में हम लोग क्या किए, इसी पर छिद्र करने लगे। ठीक ना, यानी छिद्र युक्त औजार का प्रयोग करने लगे। देखिए इस छिद्र का मतलब क्या है, सिंपल सा आप समझ जाइए, छिद्र युक्त हथियार मतलब यहां से हम लोग क्या करने लगे, हैंडल लगा के भी इसका उपयोग करने लगे। ठीक, तो ये 4 श्रेणियां हैं आपकी औजारों की। जरूरी नहीं है ऐसे ही शेप में रहा होगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अलग अलग काल में अलग अलग तरीके के औजार का हम लोग उपयोग करने लगे। ठीक, तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में कहां कहां से कौन कौन सा पाषाण काल के आपको साक्ष्य मिलते हैं। तो इसको एक टेबल फॉर्म में लिखेंगे और यहां पर हम लोग लिख लेते हैं काल। ठीक, या आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, काल लिख लिया हमें। ठीक, दूसरा में हम लोग देखेंगे स्थान। ठीक, कौन से स्थान से कौन से काल का, और लास्ट में क्या मिला। ठीक, क्या बोल सकते हैं साक्ष्य करके। ठीक, अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे शुरू कौन सा आएगा आपका, पूर्व पाषाण काल। ठीक, पहला कौन सा आता है आपका, पूर्व पाषाण काल। यहां सिंपल सा आपका रायगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक, रायगढ़ में कौन सा क्षेत्र, तो महानदी घाटी क्षेत्र। कौन सा, महानदी घाटी क्षेत्र। ठीक, और यहीं पे आप लोग लिख सकते हैं सिंघनपुर की गुफा। ठीक, आप लोगों को ये याद रखना है, ये पूछता है पूर्व पाषाण काल के आपको कहां से मिलते हैं, तो महानदी घाटी क्षेत्र। और ये जो सिंघनपुर है ये भी आपका कहां पड़ता है, रायगढ़ में। ठीक ना, तो रायगढ़ के सिंघनपुर में क्या मिला है आपको, साक्ष्य मिला। यहां से क्या मिला, तो हम लोगों को
भोथरे किस्म के, ठीक ना। भोथरे किस्म के पत्थर के औजार मिले हैं, ठीक। भोथरे किस्म के पत्थर के क्या मिले हैं, औजार मिले हैं। उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल देखिए ये आपको 2 या 3 जगह से मिलता है, ठीक। याद रखिएगा ये भी कहां से मिलेगा आपको, रायगढ़, ठीक। मध्य पाषाण काल का भी आपको कहां से मिलता है, रायगढ़ से। और रायगढ़ के एक कबरा पहाड़ है, ठीक, ठीक ना। रायगढ़ में क्या पड़ता है आपका, कबरा पहाड़। और यहां पर आपको क्या मिला है, देखिए शैल चित्र मिला है, ठीक ना। क्या मिला है, शैल चित्र, ठीक। याद रखिएगा। अब शैल चित्र में बहुत सारे चीज हैं, आपको एक विशेष याद रखना है, लाल रंग की छिपकली, ठीक ना। लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल बोल सकते हैं। ये सभी का क्या मिला है आपको, शैल चित्र मिला है। याद रखिएगा ये शैल चित्र मिला है, ये लाल रंग की छिपकली नहीं मिली है ना। घड़ियाल, लाल रंग की छिपकली, इसका शैल चित्र मिला है, ठीक ना। और भी हैं, और भी चीज मिले हैं, ठीक। या बोल सकते हैं यहां पे लिख सकते हैं शिकार करता मनुष्य, इसका भी आपको कहां मिलता है, उल्लेख मिला है, ठीक ना। याद रखिएगा ये सभी चीजें आपको कहां से मिली हैं, सिंघनपुर से, ठीक। अब इसके बाद आता है आपका उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल की बात की जाए तो ये मिला है आपको बिलासपुर से, ठीक ना। बिलासपुर में पड़ता है आपका धनपुर। याद रखिएगा बिलासपुर में कौन सा पड़ता है, धनपुर, ठीक। साथ ही आपको रायगढ़ फिर आ जाना है, ठीक। रायगढ़ का वही दोनों रहेगा आपका कौन सा, महानदी घाटी क्षेत्र और सिंघनपुर, ठीक। देखिए इन दोनों से आपको क्या मिला है, देखिए यहां से आपको मानव आकृति मिलता है, ठीक ना। ये इसको लिख सकते हैं डंडे के समान, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक। डंडे नुमा, डंडे नुमा मानव आकृति, ठीक। डंडे नुमा क्या मिला है, मानव आकृति मिला है आपको कहां से, आपका बिलासपुर के धनपुर और सिंघनपुर घाटी से क्या मिला है, सिंघनपुर गुफा से आपको डंडे नुमा मानव की आकृति मिलती है, ठीक। इसके बाद आते हैं नवपाषाण काल। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग देखिए पूर्व से नौ की ओर बढ़ते जाते हैं तो ये रायगढ़ से शुरू होता है और रायगढ़ से ऊपर चढ़ते चढ़ते कहां जा रहा है ये, इसके बाद हम लोगों को मिलता है दुर्ग में, ठीक। दुर्ग में और राजनांदगांव में, ठीक। तो दुर्ग का आपका कौन कौन सा जगह है, देखिए दुर्ग में आपका आता है अर्जुनी और राजनांदगांव में आता है चितवा डोंगरी। ये दोनों जगह चितवा डोंगरी क्या है आपका, डोंगरी से आपको समझ में आना चाहिए ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहां पर आपको क्या मिला है चितवा डोंगरी में, यहां से भी शैल चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक।
और यहां पे आपका छिद्रित घन औजार मिला है। ठीक, याद रखना है। ठीक ना, यहां से आपको क्या मिला है, छिद्रित घन औजार। ठीक ना, छिद्रित औजार बोल सकते हैं या छिद्रित घन औजार। ठीक, जैसे मैं आप लोगों को बताया था, यहां से आप लोगों को इतने में कंफर्म हो गया होगा कि कहां से क्या मिला है और कौन से काल का साक्ष्य कहां से मिला है। ठीक, इसको बार बार पूछा गया है आपके किस में, आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपको पूछ सकता है कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित कहां है। ठीक ना, या बोल सकते हैं कि रायगढ़ का संबंध पाषाण काल के कौन से बेसिक काल से है। ठीक ना, या बोल सकते हैं कि पूर्व पाषाण काल का साक्ष्य कहां से मिला है। तो पूर्व पाषाण काल का साक्ष्य आपको कहां से मिलेगा, रायगढ़ से। इसी प्रकार मध्य पाषाण का भी रायगढ़ से, साथ ही उत्तर पाषाण और उत्तर पाषाण काल का कहां से, तो बिलासपुर और रायगढ़ से। जबकि आपका नव पाषाण काल का कहां से मिलेगा, दुर्ग और राजनांदगांव से। ठीक, साथ ही यहां पर एक और लिख सकते हैं, रायगढ़ से भी यहां पर जोड़ देना। ठीक ना, और रायगढ़ का सिंपल सा है कबरा पहाड़ और आपका सिंघनपुर। इन दोनों जगहों से आपको क्या मिलता है, ज्यादातर शैल चित्र वगैरह मिलते हैं। तो ये आपको याद करके चलना है। ये मेंस के पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में तो उतना नहीं आता है, क्योंकि प्री में हम लोग अलग से और इसको डिफाइन कर सकते हैं, अलग से और पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ज्यादातर आपको मेंस पर्पज से इसको याद रखना है, क्योंकि उसमें पूछ सकता है आपको छत्तीसगढ़ के। देखिए क्वेश्चन मेंस में किस टाइप का आएगा, मेंस में डायरेक्ट आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ में जो पाषाण काल है। ठीक ना, या बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ में मानव के पाषाण काल युग की परछाइयों पर प्रकाश डालिए, या फिर पाषाण काल से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उन पर प्रकाश डालिए। तो यहां से आपको एक मोटा अनुमान लगा के इसी को आपको लिखना है। ठीक ना, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 250 तक के क्वेश्चन आने हैं। ठीक ना, तो यहां से आपको 30 या 60 शब्दों वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी के संग हम लोग अगर प्राचीन काल की बात की जाए तो और भी बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। जैसे आप लोगों को बस्तर, ठीक ना, बस्तर के गणधनौरा, ठीक ना, याद रखना है। यहां भी आपको क्या मिलेंगे, पाषाण घेरे मिलते हैं। अब पाषाण घेरे होते क्या हैं, तो पाषाण घेरा सिंपल सा आपको याद रखना है, बस्तर में मिला है। और बस्तर के आपको कहां मिला है आपका, देखिए पाषाण घेरा होता क्या है, पाषाण घेरा सिंपल सा आपको याद रखना है, पहले के समय में शवों को जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था। ठीक ना, तो दफनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, देखिए आज भी कहीं कहीं पर आपको शवों को दफनाते हुए दिखाई देते हैं लोग बाग। ठीक ना, यानी शवों को आज भी कहीं कहीं पर क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। या फिर कई रीति रिवाज हैं जिनमें शवों को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें होता क्या था, शव जैसे है तो उसको दफनाया जाता था। ठीक, पहले तो शव को यहाँ दफनाएंगे और इसके ऊपर में बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। और ये आपका जो पत्थर रखे हैं, ठीक, जैसे कि ये रखा, ठीक, तो ये क्या, ये कैसे दिखेगा, एक गोल घेरे के समान दिखाई देता था। इसी को क्या बोला जाता है, आपका पाषाण घेरे बोला जाता है। ठीक, अब ये पाषाण घेरे मिले कहां हैं, तो आपका बालोद, ठीक ना, बालोद जिले के कढ़ी बदर, ठीक ना, याद रखना है आपको, बालोद जिले के कढ़ी बदर से आपको क्या मिलते हैं, पाषाण घेरे मिलते हैं। साथ ही बस्तर के जो जिले हैं गणधनौरा, ठीक ना, जैसे मैं बताया बस्तर के जिला गणधनौरा, वहां भी आपको क्या मिलता है, पाषाण घेरे मिलते हैं। ठीक ना, बस्तर में जिले में कौन सा पड़ता है आपका, गणधनौरा, वहां भी आपको क्या मिलते हैं, पाषाण घेरे मिलते हैं। आगे अगर साक्ष्य की और बात की जाए तो यहां से आपको सिक्के वगैरह भी मिलेंगे। तो हम लोग सिक्के वगैरह को कैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे इतिहास में बढ़ते जाएंगे तो जिन जिन राजाओं से संबंधित सिक्के रहेंगे या जिन जिन राजाओं के वंशों से संबंधित सिक्के रहेंगे, वहां हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिक्के वगैरह के बारे में। अभी हम लोग पढ़ रहे थे पाषाण काल के बारे में। तो जहां तक मेरे को पता है इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि पाषाण काल से कौन कौन से साक्ष्य कौन कौन से जगहों से मिले हैं। अब बात करते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता की। ठीक ना, जैसे कि आप लोगों को पता है
हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो एक क्रम आता है जिसमें सबसे पहले हम लोगों को पाषाण काल आता है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आता है। तो छत्तीसगढ़ में भी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक ना। तो छत्तीसगढ़ के में देखिए ये फैक्ट आपको दूसरे बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ मिला ही नहीं है, ठीक। तो आप लोगों को याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड भी कुछ चीजें मिली थी, ठीक। तो देखिए इसमें बालाघाट के गुगरिया, ठीक, बालाघाट के गुगरिया और आपके दुर्ग जिले के, याद रखना है, ठीक ना, बालाघाट के गुगरिया और दुर्ग जिले के धनोरा से, ठीक ना। गढ़धनोरा अलग है आपका और धनोरा अलग है, याद रखना, ठीक ना। तो बालाघाट और आपके बालाघाट के गुगरिया, तो बालाघाट तो अपने यहाँ नहीं पड़ता है, आप लोगों को पता होगा बालाघाट कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। जबकि दुर्ग का जो धनोरा वाला इलाका है वहां से आपके सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक। आप लोगों को ये दोनों पॉइंट याद रखना है। अगर बाय द वे कभी पूछ दिया जाता है, वैसे तो पूछेगा नहीं क्योंकि इसका साक्ष्य बहुत कम मिला है, लेकिन आपके ग्रंथ एकेडमी में दिया हुआ है, ठीक, याद रखिएगा। ये फैक्ट कहाँ से लिया हुआ है, तो ग्रंथ एकेडमी से, ठीक। वहां आपको साफ बोल दिया गया है कि दुर्ग जिले के धनोरा और बालाघाट, ठीक ना, बालाघाट कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। तो आपके दुर्ग जिले के धनोरा से आपका क्या मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिलता है, ठीक। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगला जो हम लोगों का चैप्टर आता है भारतीय इतिहास में, वो आता है आपका वैदिक काल, ठीक। आप लोगों को पता होगा वैदिक काल का जो डेट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है वो कब से कब तक है, तो आप लोगों को सबको पता होगा 1500 से कहां तक, 600, देखिए 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका वैदिक सभ्यता का चरण है, ठीक ना, या फिर बोल सकते हैं वैदिक सभ्यता का कालक्रम कहां से कहां तक था, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जाने के बाद, हाँ, इस पे बहुत सारा विवाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त कैसे हुआ, इतना बड़ा आपका सभ्यता था, ठीक, इतने सारे समृद्धियां उपलब्धियां हासिल की हुई सभ्यता थी, तो वो नष्ट कैसे हुआ, इसके पतन पे बहुत सारा विवाद है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कई बोलते हैं कि महामारी से खत्म हुआ, कोई बोलता है आपका बाढ़ से खत्म हुआ, कोई बोलता है भूकंप से खत्म हुआ। तो हम लोगों को उसके पीछे नहीं पड़ना है, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है और जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है उसके बाद यहाँ पर वैदिक सभ्यता का शुरुआत होता है। देखिए किसी भी ब्रह्मांड में कोई सा भी आपका साइकिल होता है वो कुछ इसी प्रकार से चलता है, ठीक। पहले तो किसी भी चीज का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक। उसके बाद वो अपने सबसे उत्कृष्ट रूप पर पहुंचता है, उसके बाद दोबारा से उसका क्या हो जाता है, पतन होता है, ठीक। ये 4 चरण में चलता है। जैसे मनुष्य का जीवन ले लें तो वो भी आपका 4 चरण में चलता है। पहला तो आपका जन्म हो गया, दूसरा आपका जवानी हो गया, यानी जवानी तक पहुंचने का काल हो गया, ठीक ना। उसके बाद आपका जवानी से बुढ़ापे तक का स्टेज हो गया और बुढ़ापे से अंत में क्या होता है, आपका मृत्यु होता है। इसी प्रकार कोई भी सभ्यता है वो भी इसी प्रकार से चलती है। जैसे हम लोग पाषाण काल से शुरू हुए और सिंधु घाटी आते आते हम लोग सबसे उच्चतम या उत्कृष्टता को पहुंच चुके थे, ठीक। अब जब भी कोई अपने सबसे उच्चतम या फिर उत्कृष्ट रूप को पा लेता है उसके बाद उसका विनाश निश्चित है। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग धीरे धीरे विकास करें, ना कि अचानक से, ठीक। जो जितना जल्दी विकास करेगा उसका उतना जल्दी क्या होता है, पतन होता है, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वैदिक सभ्यता का देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में वैदिक सभ्यता का 2 काल माना जाता है आपका। पहला तो है आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में जो आपका ऋग्वैदिक काल है, ठीक, छत्तीसगढ़ में जो ऋग्वैदिक काल है बोला जाता है उसका कोई साक्ष्य या उल्लेख छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं मिलता है, या फिर छत्तीसगढ़ से उसका कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, ठीक। जबकि उत्तर वैदिक काल जब आता है, ठीक, उत्तर वैदिक काल में
याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में जो आपका विंध्याचल पर्वत है, ठीक, आपको पता होगा लोकेशन, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा था छत्तीसगढ़ का, तो उसमें आप लोगों को अलग से मैं बता रखा हूं कि जो लोकेशन है, ठीक ना, यहाँ पे एक पर्वत आता है, ये पर्वत आप लोगों को बताना है, ठीक, कौन सा है ये पर्वत, किसका है, विंध्याचल का भाग है, ठीक ना, आप लोगों को पता होगा विंध्याचल और सतपुड़ा का भाग कौन सा है, ये वाला पर्वत है, ठीक। और विंध्याचल और साथ ही यहाँ पर एक नदी है आपका, कौन सा, नर्मदा नदी, आप लोगों को पता होगा यहां से कुछ नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की दो नदियां निकलती हैं, ये दोनों को भी मैं आप लोगों को बता रखा हूं, ठीक। तो इस नर्मदा नदी का उल्लेख, ठीक ना, आपका वैदिक काल में रेवा नदी के नाम से क्या होता है, उल्लेख मिलता है। साथ ही जो वैदिक काल में उत्तर वैदिक समय में आपका भारत का उल्लेख मिलता है, उसमें आपका बोला जाता है कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, ठीक। तो समुद्र का उल्लेख तो हमारे यहाँ से नहीं हो सकता, ठीक, यानी छत्तीसगढ़ से संबंधित समुद्र को नहीं कर सकते, लेकिन जो ये रेवा नदी है इसका उल्लेख छत्तीसगढ़ से हो सकता है, तो माना जाता है इसका। साथ ही ये विंध्याचल पर्वत का जो भाग है उसका भी उल्लेख क्या में हुआ है, आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ है। तो इस हिसाब से बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ में उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो ये आपका उत्तर वैदिक काल। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है, ना ही आपको उत्तर वैदिक काल में ज्यादा कुछ जानना है, क्योंकि पूछा हमेशा कहां से जाता है, तो पाषाण काल से। और पाषाण काल का जो टेबल बनाया गया था वो टेबल आप पढ़ लीजिए, वहां से आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना, लगभग ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आएंगे। हाँ, और पाषाण घेरे वगैरह हैं तो वो गणधनौरा आपको याद रखना है, बालोद याद रखना है, चिरचारी याद रखना है, सरोर याद रखना है। ये कुछ जगह हैं जहां से आपको क्या मिलेंगे, पाषाण घेरे वगैरह मिलते हैं, ठीक। सबसे ज्यादा पाषाण घेरा आपको गणधनौरा से मिलेगा जो कि बस्तर में है, ठीक। तो यहां तक आपका 3 यूनिट कंप्लीट होता है, या बोल सकते हैं 3 टॉपिक छत्तीसगढ़ का कंप्लीट होता है। कौन कौन सा, तो पहला तो आपका छत्तीसगढ़ में पाषाण काल, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ में सिंधु सभ्यता, ठीक, और तीसरा है जो आपका वो है वैदिक काल, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए जैसे भारत पढ़ते हैं उसी तरीके से इसमें आएंगे, तो 3 यूनिट आपका कंप्लीट या 3 टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद हम लोग रामायण काल और महाभारत काल के बारे में पढ़ेंगे, या बोल सकते हैं इसके बाद हम लोगों को वैदिक सभ्यता के बाद क्या आता है, महाकाव्य काल बोला जाता है, ठीक ना। इसमें 2 आपके महाकाव्य हैं, उन दोनों का नाम आप लोगों को पता होगा, रामायण और महाभारत। तो अभी सबसे हॉट टॉपिक जो होने वाला है वो है आपका रामायण काल, ठीक ना। क्यों हॉट टॉपिक होने वाला है, देखिए अभी मेंस में भी यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक, क्योंकि आप लोगों को पता है राम मंदिर, ठीक, देखिए राम मंदिर का निर्माण चालू हो गया है, इसका भूमि पूजन 5 अगस्त को किया गया, याद रखिएगा 5 अगस्त को, इसको याद रखना है, ठीक ना। तो राम मंदिर से रिलेटेड कौन है, राम। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा राम जी का छत्तीसगढ़ क्या है आपका, क्या है जी, राम जी का मामा गांव है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राम जी का क्या है, मामा गांव है, ठीक। साथ ही आपको राम वन पदगमन मार्ग के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक, राम वन पदगमन मार्ग के बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक। तो ये दोनों की वजह से आपका ये सबसे हॉट टॉपिक होने वाला है, कौन सा, रामायण काल, ठीक, या महाकाव्य काल बोल सकते हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पूरा डिटेल में ये सब कवर करूं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग इसका कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं और कितना आप लोग चाहते हैं कि ये टॉपिक मैं आपको पूरा कवर करवाऊं, क्योंकि सबसे हॉट टॉपिक यही है। और पक्का है यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि राम भगवान जो थे वो छत्तीसगढ़ में किस किस जगह में आए, कहाँ कौन सा चीज किए और कहाँ से वापिस गए, और कौन कौन सा चीज रामायण काल से संबंधित है और कौन कौन सा चीज महाभारत काल से संबंधित है, ठीक।
तो अगले वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, रामायण काल और महाभारत काल को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा करेंगे, ताकि हम लोग आगे लाइव वीडियोस बना सकें और आप लोगों को लाइव डेली आपको लोगों को क्या मिल सके, क्लासेस मिल सकें, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों तक मैं इसी प्रकार से और वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।